हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 4 जुलाई के करंट अफेयर। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है, तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है 4 जुलाई को। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस देश में ऑपरेशन चल रहा था शांति मिशन, जिसका नाम है मिनुस्मा, इसको समाप्त कर दिया है। ये माली में चल रहा था। आप देख सकते हैं पश्चिम अफ्रीका में कंट्री है माली, जिसकी राजधानी है बमाको। काफ़ी बड़ा कंट्री है ये, और कई तरह की अशांति यहाँ पे चल रही थी, सिविल वॉर चल रहा था और ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। तो माली में अब शांति मिशन की ज़रूरत नहीं है, तो यूएन पीस कीपिंग मिशन ख़त्म कर दिया गया है माली में। इस मिशन का नाम था मिनुस्मा, ठीक है, ऑपरेशन मिनुस्मा। और यूएन पीस कीपिंग मिशन को कौन करता है? शांति मिशन को उन्हें शांति दूत कहते हैं, यानी कि यूएन पीस कीपर्स बोलते हैं। और भारत के 3 शांति दूत हैं जिन्हें डैग हैमरजोल्ड मेडल दिया गया है अभी अभी, जिसका नाम स्वीडन के व्यक्ति डैग हैमरजोल्ड के नाम पे रखा था। तो कौन है भारत के 3 लोग जिन्हें डैग हैमरजोल्ड मेडल मिला है? एक हैं शिशुपाल सिंह, एक हैं सांवला राम विश्नोई। ये दोनों पोस्टेड थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जिस देश को पहले जायरे बोला करते थे। और एक थे ताहिर अली, ये इराक में पोस्टेड थे। तो ये 3 लोगों को मिला है डैग हैमरजोल्ड मेडल। और शांति दूतों को हम ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं, ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है यूएन पीस कीपर्स को। इज दैट अंडरस्टूड? अमेरिका, इंडिया, मतलब बहुत सारे कंट्री हैं जिनके सैनिक शांति दूत बन के जाते हैं। अभी 51 के आसपास पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं यूएन के अलग अलग कंट्रीज में, और भारत के 2,75,000 के आसपास जवान अलग अलग सेनाओं से, जैसे ये जो थे शिशुपाल सिंह वगैरह, ये सब बीएसएफ से थे, सीमा सुरक्षा बल से थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो है ये अवार्ड होता है डैग हैमरजोल्ड मेडल। और यूएन पीस कीपिंग की 75th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं हम इस साल, यानी शांति जो मिशन होते हैं ना, इनके 75 ईयर्स हो गए हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का शीर्ष निर्यातक बन गया है? यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक्सपोर्ट भारत में सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? तो तमिलनाडु पिछले साल चौथे नंबर पे था, लेकिन इस साल पहले नंबर पे पहुंच गया। अगर आप जानना चाहते हो तमिलनाडु ने कितना सामान बेचा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो 5.37 अरब डॉलर का सामान बेचा तमिलनाडु। तमिलनाडु पूरे इंडिया में जो है पहले नंबर पे रहा। यूपी दूसरे नंबर पे रहा। यूपी ने 4.9 अरब डॉलर का सामान बेचा। तीसरे नंबर पे था कर्नाटक ने 4.52 अरब डॉलर का सामान बेचा। पहली बार है इंडिया में तमिलनाडु नंबर 1 है, तो तमिलनाडु ने यूपी और कर्नाटक दोनों को पीछे छोड़ दिया। यूपी नंबर 2 पे रहा, कर्नाटक नंबर 3 पे रहा, और तमिलनाडु नंबर 1 पे रहा। और इसका कारण ये है, तमिलनाडु में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। जैसे अगर मैं 1-2 के नाम बताऊं आपको, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे फॉक्सकॉन, उनका प्लांट भी तमिलनाडु में है। पेगाट्रॉन बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनका प्लांट भी तमिलनाडु में है। तो ये सब चीज़ें आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 जब खत्म हुआ, यानी वित्तीय वर्ष 2023 जब खत्म हुआ, तो भारत का विदेशी जो उधार है, जिसे बोलते हैं भारत का एक्सटर्नल डेट, वो कितना था? तो वो था 624.7 अरब डॉलर, 624.7 अरब डॉलर। और हमारा डेट टू जीडीपी रेशो कितना था? डेट हमारा हो गया 624.7 अरब डॉलर, जीडीपी हमारा हो गया 3.5 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 3500 अरब डॉलर हो गया। तो आप इसको करेंगे तो लगभग 15 आ जाएगा, 20% के आसपास। तो ये था 18.9%। 18.9% हमारा डेट टू जीडीपी रेशो था। ये ज़रूरी क्यों होता है डेट टू जीडीपी रेशो? डेट टू जीडीपी रेशो इसलिए ज़रूरी होता है, मान लो हम बाहर से उधार लिए जाएं, उधार ले लेके हम अपने यहाँ फैक्ट्री लगाए जाएं, उससे जीडीपी बढ़ता जाए हमारा, क्योंकि भारत में जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं उनकी वैल्यू हम जीडीपी में काउंट करते हैं। तो उधार ले लेके तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो सिर्फ हमें जीडीपी नहीं देखना, हमें उधार भी देखना होता है कि कितना उधार लिया, तो दोनों का अनुपात भी देखना होता है। तो उधार ऊपर है, जीडीपी नीचे है, तो ये हम चाहते हैं जीडीपी ज़्यादा हो लेकिन उधार कम हो, है ना। यानी ये रेशो कम से कम होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, पिछले साल 20% था, ये अब 18.9% है। समझ में आया? और हमारा ज़्यादातर जो हमारा डेट है वो किस चीज़ का है? हमारी डेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है हमारा ऋण, एक्सटर्नल लोन,
जो जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, एशियाई विकास बैंक से लोन ले लिया, तो हमारा इसमें जो डेट है ना 624.7 अरब डॉलर, इसमें 32.5% जो हिस्सा है वो बाहरी लोन का है, जो हम बहुत सारे कंट्री से लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन किया? लग्जरी क्रूज है ये, एक क्रूज 15 करोड़ रुपए में बना है लगभग। तो ये अहमदाबाद में साबरमती नदी पे चलेगा, तो आंसर है अहमदाबाद। और ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप बहुत टेस्टी चीज़ें खा सकते हैं जाके। तो अटल ब्रिज दिखाएगा ये आपको, रिवर फ्रंट दिखाएगा, साबरमती रिवर फ्रंट, बायोडाइवर्सिटी पार्क, नेहरू ब्रिज, गांधी ब्रिज, ददीची ब्रिज, जो भी आप देखना चाहें वो दिखाएगा। ठीक है ना। और आप समय आने पे गुजरात में बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। माधवपुर मेला देख सकते हैं आप चाहें तो। पावागढ़ का जो मंदिर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट। आप वाइट रन ऑफ कच्छ देख सकते हैं, दिसंबर में मेला लगता है वहाँ, दिसंबर जनवरी में। तो गुजरात में जो टूरिज़्म है काफ़ी दुरुस्त है ना। आप इवन गुजरात में एक जगह है नाडा बेट, यहाँ पे जाके आप ये भी देख सकते हैं हमारी सेनाएं कैसे काम करती हैं। रियल टाइम टूरिज्म, सरहद दर्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ था। तो गुजरात में काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। और ये उतना लग्जरी भी नहीं है क्रूज़ जितने कॉर्डेलिया कंपनी के हैं। कॉर्डेलिया कंपनी बहुत लग्जरी क्रूज़ चलाती है, लेकिन टिकट भी बहुत महंगे होते हैं, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये। कॉर्डेलिया का भी क्रूज़ स्टार्ट हुआ है MV एम्प्रेस, जो चेन्नई से श्रीलंका तक चलेगा। इज़ दैट अंडरस्टूड? और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए गुजरात में जो हुई हैं अभी अभी? गुजरात में हुई हैं चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पीपा वाव। ये भारत का सबसे एफिशिएंट, ये प्राइवेट बंदरगाह है पीपा वाव। ये भारत का सबसे एफिशिएंट पोर्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक और स्टैंडर्ड एंड पुअर की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है पीपा वाव पोर्ट भारत का सबसे एफिशिएंट, सबसे कुशल, सबसे दक्ष, एफिशिएंट मतलब होता है दक्ष बंदरगाह। दूसरे साल लगातार ये नंबर 1 पोर्ट है इंडिया का, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर। भारत सरकार के हिसाब से तो पैराद्वीप पोर्ट है उड़ीसा में नंबर 1 ओवरऑल परफॉर्मेंस में, लेकिन वर्ल्ड बैंक और स्टैंडर्ड पुअर के हिसाब से पीपा वाव पोर्ट गुजरात में है। अभी टाटा ग्रुप गुजरात में अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, गीगा फैक्ट्री, मेगा भी नहीं, बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी गीगा फैक्ट्री। क्या बनाने के लिए? लिथियम आयन सेल बनाने के लिए। लिथियम आयन सेल, लिथियम बैटरी वगैरह होती है ना, वो बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में लगा रहा है। ऐसे ही अमेरिका की कंपनी है माइक्रोन, सेमीकंडक्टर बनाती है, तो ये गुजरात के सानंद में अपनी फैक्ट्री लगा रही है। तो बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, राइट। तो बहुत कुछ हो रहा है गुजरात में ऑब्वियसली। और गुजरात में जो अमित शाह हैं, उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, इसके नए कैंपस का उद्घाटन भी करा द्वारका गुजरात में। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। और गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जहाँ पे लायन रखे जाते हैं। अब इन लायंस को, 40 लायंस को एक और जगह ले जाकर रखा जाएगा, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पोरबंदर में है। बारदा, BARDA, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पोरबंदर में है, यहाँ पे जो है लाके रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है, खेल पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए। और ये दिन 1994 में शुरू करा था मनाना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है AIPS, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर लॉजेन में है। AIPS क्या होता है? AIPS हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन को। हाल ही में कौन सा कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम के उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया। MDMA एक ड्रग होती है, इसको एक्सटसी भी बोलते हैं। एक्सटसी कैसे लिखते हैं? एक्सटसी, हाँ ऐसे लिखते हैं, ECSTACY, एक्सटसी। कई बार आपने सुना होगा ऐसे कॉलेजेस वगैरह में लोग ड्रग्स लेते हैं बच्चे, तो एक्सटसी की गोली आती है। DO वगैरह में भी कई बार छापे पड़े थे, तो वहाँ पे पार्टीज वगैरह में ड्रग्स लिए जा रहे थे युवा। एक्सटसी की गोली ड्रग होती है ये। और मैजिक मशरूम नाम की भी ड्रग होती है। लेकिन साइकेट्रिक के जो पेशेंट्स हैं, मनोवैज्ञानिक रोग जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट वो डिप्रेशन वगैरह के ट्रीटमेंट में और उसमें इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने परमिशन दे दी है। और क्योंकि इन दोनों ड्रग्स में एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं साइलोकाइबिन, जो मनोवैज्ञानिक रोग जो होते हैं उनमें हेल्प कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज, जिनकी लेबर पार्टी है।
ऑस्ट्रेलिया जो है वो काकाडू अभ्यास भी करवाता है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज भाग लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया मिलके ऑज इंडेक्स अभ्यास भी करते हैं और ऑस्ट्र हिंद नाम का अभ्यास भी भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करते हैं, ऑस्ट्र हिंद। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी गए थे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पे हैरिस पार्क नाम की जगह है, वहां पे उन्होंने इंडिया गेट का उद्घाटन भी किया। डाक विभाग ने नागामुच्चिलिंडा बौद्ध स्तूप पर विशेष कवर जारी करा। तो ये कौन से राज्य में है? नागामुच्चिलिंडा बौद्ध धर्म का स्तूप, ये तेलंगाना में है। तो आंसर है तेलंगाना। और 2 जून 2023 को तेलंगाना ने अपने 9 साल भी पूरे करे हैं, 9 साल पूरे करे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो स्तूप है बहुत पुराना है। तेलंगाना में वैसे भी बौद्ध धर्म की काफ़ी चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट थीम पार्क भी तेलंगाना में बना था, बुद्धिस्ट हेरिटेज पार्क बहुत बड़ा, वो भी तेलंगाना में बना था। नागामुच्चिलिंडा बुद्धिस्ट स्तूप जो है पेडापल्ली जिले में आता है, तेलंगाना के पेडापल्ली जिले में आता है। तेलंगाना में वैसे एक रंगरेड्डी जिला भी है हैदराबाद के पास, वहाँ पे भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रेलवे कोच फैक्ट्री लगी है, यानी प्राइवेट फैक्ट्री जहाँ पे रेल के डब्बे बनाए जाएंगे, तो वो रंगरेड्डी जिले में लगाई गई है। समझ में आया आपको? और तेलंगाना में 5 बिल्डिंग्स भी हैं जिनको इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया था। ग्रीन एप्पल अवार्ड किसने दिया? ग्रीन फाउंडेशन लंदन। तो 5 बिल्डिंग है तेलंगाना की जिन्हें वो अवार्ड दिया गया, जैसे दुर्गम चरुवु पुल है, तेलंगाना का सचिवालय है BR अम्बेडकर जी के नाम पे जिसका नाम रखा है, यदाद्री मंदिर वगैरह ये सब। और तेलंगाना में और क्या हुआ है? तेलंगाना जो है वहाँ पे गृह लक्ष्मी योजना भी चल रही है। गृह लक्ष्मी योजना में 3 लाख रुपए तक दिए जाते हैं गरीब महिलाओं को, जिससे वो अपना घर बना सकें। इसको कर्नाटक वाले गृह लक्ष्मी योजना के साथ कंफ्यूज मत करना प्लीज़। गृह लक्ष्मी योजना जो कर्नाटक की है वो अलग है ना? कर्नाटक वाली जो गृह लक्ष्मी योजना है वो बिल्कुल अलग है। उसमें महिलाओं के अकाउंट में 2,000 रुपये डलवा दिए जाते हैं हर महीने। वो कर्नाटक वाली अलग है, तेलंगाना वाली अलग है। हाल ही में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, एक अजीत पवार और एक देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी, ये मुख्यमंत्री हैं। तो अब और मजबूती आ गई है इनके संगठन में, क्योंकि पहले सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना थी, अब इनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार भी शामिल हो गए हैं अपने MLAs के साथ। लेकिन शरद पवार ने कहा है, जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि इनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब वो गवर्नर और कोर्ट वगैरह में मुकदमे चलेंगे, उनको देखेंगे क्या होता है। बस आपको इतना याद रखना है एग्जाम के लिए। और छत्तीसगढ़ में भी एक उप मुख्यमंत्री बने हैं, TS सिंहदेव, ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इन्होंने अपने भूपेश बाघेल के साथ जो डिफरेंसेस थे उनको सुलझा लिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अब चुनाव आने वाले हैं। यही पोजीशन कर्नाटक में भी हुई थी, DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच भी लड़ाई हो गई थी, लेकिन वो भी सुलझ गई। DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बन गए और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बन गए। आज की तारीख में भारत में 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं, जैसे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, यूपी में ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हैं, हिमाचल में मुकेश अग्निहोत्री हैं, फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी हैं। तो उप मुख्यमंत्री एक जमाना था जब नहीं होते थे ना, लेकिन अब होने लगे हैं। आंध्र प्रदेश में तो 5 उप मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और 5 उप मुख्यमंत्री हैं। तो कई बार क्या है, उप मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया जाता है व्यक्ति को खुश करने के लिए, ये सब भी चलता है। ICC वनडे विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा। 48 साल के इतिहास में पहली बार कौन सा देश? ये है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, स्कॉटलैंड से हार गया। बताइए, वेस्ट इंडीज नहीं क्वालिफाई कर पाया। जबकि वेस्ट इंडीज ने 1975 और 1979 शुरू के 2 वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज नहीं जीते थे। क्लाइव लॉयड, गारफील्ड सोबर, विव रिचर्ड्स, कैसे कैसे खिलाड़ी थे, नाम सुनते ही डर लगता था। इनफैक्ट आज भी ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिलता है ना, उस ट्रॉफी का नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। अभी भारत की टीम भी वेस्ट इंडीज गई उनसे मैच खेलने। खैर वो देखने में मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम इतनी कमजोर है इस समय कि कहने सुनने से परे। खैर, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? यह बताता है कौन सा देश कितना पीसफुल है, शांति में है, शांतिप्रद, पीसफुल है, शांति बहुत ज़्यादा है। तो भारत इस मामले में 126 नंबर पे रहा 163 देशों में। सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान और सबसे शांत है आइसलैंड।
आइसलैंड पहले नंबर पे रहा और अफगानिस्तान आखिरी नंबर पे रहा। और ये इंडेक्स किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IEP, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, उसने इस इंडेक्स को दिया। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी एक इंडेक्स दिया जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक है 67 और नंबर 1 कंट्री है इसमें स्वीडन। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एक जेंडर गैप इंडेक्स भी आया था अगर आपको याद हो। जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड नंबर 1 था और भारत था 127वें नंबर पे। किस कंपनी ने VSS यूनिटी स्पेस प्लेन का उपयोग करके पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान सफलतापूर्वक लॉन्च करी? अगर आप अंतरिक्ष में जाना चाहते हो ना, इसमें बैठो रॉकेट में और जाओ। ये रॉकेट का नाम है VSS यूनिटी स्पेस प्लेन। ये आपसे 4 करोड़ रुपए के आसपास लेगा एक उड़ान के लिए। अगर आप अमीर आदमी हो, अंतरिक्ष में जाने का मन है तो जाओ। अब इन्होंने 3 लोगों को भेजा था, वो गए और लौट के वापस आ गए। इस फ्लाइट का नाम था गैलेक्टिक 1। कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। इस कंपनी के मालिक हैं रिचर्ड ब्रेंसन। रिचर्ड ब्रेंसन, समझ में आया? तो ये स्पेस टूरिज्म है। ये लोग अंतरिक्ष में जाने लगे हैं तफरी करने कि भाई देख के आते हैं। अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो अंतरिक्ष में जाके देखा हो, क्या दिक्कत है? तो ये क्या करते हैं बेसिकली, मैं बताता हूँ। ये क्या करते हैं, धरती से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर ले जाते हैं। 90 मिनट की फ्लाइट होती है और वहाँ से धरती पूरी देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, सब चीज़ घुमा फिरा के फिर ये वापस ले आते हैं। ऑफकोर्स रिस्क तो रहता ही है ये कोई आसान चीज़ नहीं है। अभी आपने देखा वो टाइटन नाम का वो भेजा था ना ओशियन गेट, नीचे वो एकदम वो फट गया। टाइटैनिक के अवशेष देखने गए थे वो लोग और उनमें एक तो अरबपति आदमी था। तो ये सब भी हो जाता है। हाल ही में जारी आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत में कितनी कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न है? यूनिकॉर्न डिपेंड करता है आपके पास आपका बाजारी पूंजीकरण कितना है, आपकी वैल्यूएशन कितनी है कंपनी की। अगर आपकी वैल्यूएशन $200 मिलियन से $500 मिलियन के बीच में है तो आपकी कंपनी को क्या कहा जाता है? आपकी कंपनी को चीता कहा जाता है। अगर आपकी मार्केट वैल्यूएशन $500 मिलियन से $1 अरब के बीच में है तो आपकी कंपनी को गजल कहा जाता है। और अगर आपकी 1 बिलियन छू गई तो फिर यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो भारत में 83 कंपनियां हैं, वो यूनिकॉर्न हैं इस इंडेक्स के मुताबिक। और कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो गजल हैं और चीता हैं? भारत में 83 यूनिकॉर्न हैं। 51 कंपनियां ऐसी हैं जो गजल हैं और गजल कंपनी का ये माना जाता है कि 3 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन जाएंगी। और भारत में चीता हैं 96 कंपनियां और चीता कंपनियों का ये माना जाता है कि 5 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन जाएगी। समझ में आया? जैसे जो हमारी कंपनी है यानी अड्डा, जिसमें स्टडी IQ और अड्डा दोनों कंपनी आती हैं, तो हमारी कंपनी भी लगभग मैं कह सकता हूं कि चीता कैटेगरी में आती है, लगभग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए यूनिकॉर्न के बारे में। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न के फाउंडर हैं वो कौन से इंस्टीट्यूट से थे? तो IIT खड़गपुर से थे 24 सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जो कंपनियां हैं उनके फाउंडर, और IIM अहमदाबाद से थे 14। तो IIT खड़गपुर से सबसे ज़्यादा थे और IIM अहमदाबाद से IIMS में सबसे ज़्यादा थे। GST दिन कब मनाया जाता है? GST दिन 1 जुलाई को होता है। 1 जुलाई 2017 को GST आया था। GST डिपार्टमेंट को बोलते हैं CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसके चेयरमैन है विवेक जौहरी। और इन्होंने एक इंडेक्स भी करवाया था अभी अभी, क्या नाम था उसका? नेशनल, CBIC ने करवाया था नेशनल टाइम रिलीज स्टडी। इसमें यह बताया गया था कि जो हमारे बंदरगाह हैं वो कार्गो टाइम कितना लेते हैं। तो इस बार इसका थीम था सेलिब्रेटिंग सिंप्लीफिकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और विजन है GST at 6, सरलीकृत कर समग्र विकास। पंचायत विकास सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की गई है। पंचायत विकास सूचकांक, इसका पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया था, किस राज्य में? पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा इसे। अभी के लिए सिर्फ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र के 4 जिलों में लॉन्च किया गया था पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। तो महाराष्ट्र में कौन से जिले थे ये? पुणे था, सांगली था, सतारा था और शोलापुर था। तो इनमें पंचायतों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा रहा है और पंचायतों की रैंकिंग की जाएगी 9 थीम्स के ऊपर। तो 9 थीम है इसमें, जैसे
क्लीन एंड ग्रीन विलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन फ्रेंडली विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, पॉवर्टी फ्री विलेज, ऐसे करके 9 थीम है इसके, ठीक है ना। और पंचायती राज आया था 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 1992। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। डूरंड कप खेला जाएगा 132वीं बार। कहाँ पे होगा ये टूर्नामेंट? कोलकाता में होगा। भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का डूरंड कप। 24 टीमें खेलेंगी। हमारी भारतीय सेना के द्वारा करवाया जाता है टूर्नामेंट। पहले इसको आर्मी कप बोलते थे। 1888 में शुरू हुआ था ये। सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थान के प्रतिष्ठित 75 लाइट हाउसेज उनको पर्यटन स्थल में बदलने के लिए अभियान शुरू करा है? ये होते हैं लाइट हाउस जो रात को समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को रोशनी देते हैं। इन लाइट हाउसेज को पर्यटन में बदला जाएगा, 75 लाइट हाउसेज को। इस योजना की शुरुआत द्वारका, गुजरात से करी है। तो गुजरात में द्वारका, गोपनाथ और वेरावल, इन जगह पे जो लाइट हाउस हैं उन्हें बदला जाएगा टूरिज्म प्लेसेस में। भूपेंद्र यादव ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, उनके 108वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? 1 जुलाई को था इनका स्थापना दिवस। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वनस्पति या भारतीय पौधा सर्वेक्षण, उनका हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। यूकी भांबरी भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी, इन्होंने मलोरका ओपन चैंपियनशिप जीत ली, युगल ट्रॉफी, अपने पार्टनर लॉयड हैरिस के साथ। लॉयड हैरिस साउथ अफ्रीका के हैं, तो इनके साथ मिलकर। कहाँ हुई थी ये टूर्नामेंट जो हुआ था अभी अभी स्पेन के मलोरका शहर में हुआ था। यूकी भांबरी जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिए। और स्पेन के फेमस टेनिस खिलाड़ी कौन है? कार्लोस अल्कारेज, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने? पहले प्रमोद अग्रवाल थे, अब बने हैं पीएम प्रसाद। महारत्न कंपनी है, अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधीन आ गई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन आ गई है कोल इंडिया लिमिटेड। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन है रवनीत कौर। यह था हमारा 4 जुलाई का वीडियो। मिलते हैं 5 जुलाई के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।